हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 11 हिस्ट्री के पार्ट 2 लेखन कला और शहरी जीवन की वीडियो लेकर आए हैं। ये चैप्टर मैं कुछ पार्ट्स में करवाऊंगा, तो पहला पार्ट आज अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा नहीं, तो सेकेंड चैप्टर से ही आपका जो सिलेबस है शुरू हो रहा है इस बार। जब आप किताब में से चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे बहुत मुश्किल लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं आसान शब्दों में ये चैप्टर आपको कराऊंगा, और वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ, अच्छी तरह समझ में आ गया। तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, कम से कम एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और उसको कहें कि सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हमें प्रेरणा की आवश्यकता है, तो प्रेरणा तभी मिलती है जब बच्चों को के कुछ चीज़ काम आए। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो बेटा, ये हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं क्लास 11 में, पहले मैं बताता हूँ कि इतिहास 11th क्लास में जो इतिहास पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड का है, और 12th क्लास में हम पढ़ेंगे वो इंडिया का है। तो संसार में, या कहें कि इतिहास में पहली बार किसी सभ्यता में अगर लेखन कला का विकास हुआ तो वो मेसोपोटामिया है। यानी इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि इंसान का जब आदि मानव से मनुष्य की श्रेणी में आया तो पहली बार लेखन कला और शहरी जीवन जिस सभ्यता में, जिस देश में पनपी, वो है मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे वीडियो देखेंगे हम, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुआ है। जो अभी मैंने आपको बताया कि इतिहास में शहरी जीवन का प्रारंभ किस सभ्यता से हुआ है, तो मेसोपोटामिया में हुआ है शहरी जीवन का विकास। सिंपल शब्द में लिखा है मैंने कि शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ है। मेसोपोटामिया, दजला, फरात, बेटा फरात गलती से हो गया, फरात लिख देता हूँ यहाँ पे, फरात नदी, ये देखो, मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है, यानी ये जो जगह है मेसोपोटामिया। बेटा आप पहली बार नाम सुनो तो बता दूं, आजकल हम जिसे इराक देश बोलते हैं, आजकल ये इराक गणराज्य का हिस्सा लिखा हुआ है। आजकल जिस देश को हम इराक बोलते हैं वो पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, जिसे हमारा भारत है। आज हम इंडिया भारत बोलते हैं, पहले हिंदुस्तान, ठीक है, सिंधु, इंडो के नाम से जाना जाता था, आज हम इसको इंडिया भारत बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया किस देश का नाम है? इराक का। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो बन जाएगा कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है बेटा? इराक है, ठीक है, क्या है? इराक। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, सॉरी। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस। भाई मेसोपोटामिया यूनानी भाषा, ये आएगा आपका मल्टीपल चॉइस के, अगर प्रश्न आएंगे फर्स्ट टर्म में तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा ये, कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस अर्थात मध्य, मेसोस का मतलब होता है बेटा मध्य, और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। तो इसका मतलब क्या है? नदी के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों? मेसोपोटामिया। समझ में आ रहा है आपको आसान भाषा में कि शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच है, दजला और फरात, यह आजकल इराक कहलाता है, और दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का मतलब मध्य होता है, पोटेमोस का मतलब नदी होता है। तो नदी के मध्य के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। आगे बेटा, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, अब क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के बारे में? हम मेसोपोटामिया के चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम किसी इस बुक में कोई भी एक कंट्री या स्टेट दे रखा है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ खान पान, क्या व्यापार करते थे, कैसे लोग रहा करते। तो आज हम मेसोपोटामिया की चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ खास बात होगी इस चैप्टर में, तभी तो हमें पढ़ने को मिला इंडिया में, वो भी इराक की कहानी हम इंडिया में क्यों पढ़ रहे हैं? कोई ना कोई वजह होगी, तो उस वजह को जानने के लिए चैप्टर बनाया गया। क्योंकि इतिहास में पहली बार जो लिखने की कला और शहरी जीवन का रहन सहन शुरू हुआ वो मेसोपोटामिया में हुआ, फिर बाकी अन्य देशों में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बाद में हुआ ये, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है बच्चों, किस किस के लिए प्रसिद्ध है? संपन्नता यानी अमीरी, रईसी के लिए, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ने हमें क्या क्या दिया, तो हम ये पॉइंट लिख देंगे। अगला टॉपिक है बेटा, मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिण हिस्से को सुमेर अक्कद, यानी अब देखो भाई कोई कंट्री है, उसके ये उत्तरी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया, नीचे वाला दक्षिण होता है, ऊपर वाला उत्तर होता है, ठीक है। तो दक्षिणी हिस्से को सुमेर अक्कद के नाम से जाना जाता था स्टार्टिंग में। फिर 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया और दक्षिणी भाग को आज बेबीलोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आप मैप देखोगे बुक में बेबीलोनिया लिखा होगा, तो दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहते हैं। किसके? मेसोपोटामिया के। इसका बेबीलोनिया का पहला नाम क्या था? सुमेर और अक्कद। एक आपको डेट के बारे में बताता हूँ, एक ईसा पूर्व होता है बेटा, एक ईसवी होती है, ठीक है। इनमें क्या अंतर है? तो देखो, 0 से पहले का टाइम, ये ईसा मसीह का जन्म का टाइम है, 0 मान लो। 0 से पहले का टाइम ईसा पूर्व कहलाता है और 0 के बाद ईसवी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम ईसवी कहलाता है। ईसा पूर्व में उल्टी गिनती, यानी 2000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व में बड़ा कौन सा होगा? 1000। ईसा पूर्व में हमेशा कम वाला ज़्यादा वाले से बड़ा होता है, यानी 2000 ईसा पूर्व छोटा है, 1000 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व के लिए कंडीशन है सिर्फ। और ईसवी में भाई 101 वाला 100 से बड़ा है, 102 वाला 100 से बड़ा है। तो ईसवी में सीधी गिनती होती है और ईसा पूर्व में उल्टी गिनती। तो 2000 ईसा पूर्व से छोटा क्या है? 1100 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे बताऊंगा, यहाँ पे बेटा 1100 आएगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग। जब असीरिया कोई जाति थी, असीरियाओं ने लगभग 1100 ईसा पूर्व में उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब इस क्षेत्र को असीरिया कहते हैं। यानी क्लियर है, दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहते हैं, उत्तरी भाग को असीरिया। मेसोपोटामिया कंट्री के उत्तरी भाग को असीरिया कहते हैं बच्चों, और दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया, ठीक है बेटा। असीरिया बना पहले कि बेबीलोनिया बना? पहले बना बेबीलोनिया, ठीक है, क्योंकि ये 2000 पहले आएगा और ये बाद में, यानी 1100 बड़ा है, तो पहले दक्षिणी भाग बना फिर उत्तरी भाग बना। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन, वहाँ की पहली भाषा सुमेरियन थी। हमारे देश में तो कई भाषाएं, 22 भाषाएं तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन अथवा सुमेरी थी, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व, क्लियर है, 2400 ईसा पूर्व से बड़ा 2000 ईसा पूर्व है, ठीक है। 2000 ईसा पूर्व से बड़ा 1100 ईसा पूर्व है। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के लगभग अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आ गए। कौन सी भाषा के लोग आ गए? अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आ गए। तब यहाँ अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। पहले सुमेरियन भाषा थी, 2400 ईसा पूर्व के बाद अक्कदी लोग आ गए, तो फिर अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। क्या बोलने लगी? अक्कदी भाषा, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा। 3 भाषाएं याद रखनी है, सुमेरियन, अक्कदी और अरामाइक। एक बार ध्यान से देखो, सुमेरियन, अक्कदी और अरामाइक। तो मेसोपोटामिया में कितनी भाषाएं बोली जाती थी? 3, सुमेरियन, अक्कदी, अरामाइक। मेसोपोटामिया का नाम क्या आजकल? इराक। इराक देश की बात कर रहे हैं, इराक देश की खास बात की बात कर रहे हैं हम। उत्तरी भाग को असीरिया, दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया। और अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है बच्चों? ये हिब्रू से। हिब्रू भाषा इराक में आज भी बोलते हैं बेटा, आज भी यह भाषा इराक के कुछ भागों में बोली जाती है, ठीक है। अभी तक क्या समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ एक बार फिर से। शहरी जीवन कहाँ शुरू हुआ बेटा? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया कहाँ है? दजला फरात नदी के बीच में। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया को आजकल इराक बोलते हैं। और मेसोपोटामिया किस लिए फेमस है? क्यों पढ़े हम चैप्टर को? इसलिए फेमस है, यहाँ पे पहले दक्षिण भाग को बेबीलोनिया कहते हैं, उत्तरी भाग को असीरिया कहते हैं। यहाँ की 3 भाषाएं हैं, कौन कौन सी? सुमेरी, अक्कदी और अरामाइक। अरामाइक हिब्रू से मिलती है, जो आज भी बोली जाती है, ठीक है। अब आया समझ में? आगे, मेसोपोटामिया की खोज 1840 के दशक में हुई। 1840 में इसकी खोज करनी शुरू कर दी गई, ठीक है। मेसोपोटामिया के 3 बड़े नगर हैं बेटा, इनके बारे में पूरा चैप्टर है ये, उरुक और मारी। मेसोपोटामिया में 3 नगर हैं, जैसे भारत में दिल्ली, बम्बई, कोलकाता हो गया, वैसे ही मेसोपोटामिया में उरुक और मारी 3 बड़े प्रसिद्ध नगर हैं। अगला प्रश्न,
यूरोपवासी। अब बताओ यूरोप के लोग मेसोपोटामिया के बारे में क्यों पढ़ते हैं भाई? यूरोप में कौन कौन सी कंट्री, फ्रांस, इंग्लैंड, ये बड़ी बड़ी रईस कंट्री हैं। तो यूरोपवासी इसलिए मेसोपोटामिया के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वे अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। यूरोपवासी मेसोपोटामिया को क्या मानते हैं? अपने पूर्वजों, दादा परदादाओं की भूमि मानते हैं। और वो क्यों मानते हैं? क्योंकि आपको पता है बाइबल क्या है? ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ। जैसे रामायण महाभारत हिंदुओं का है, कुरान मुसलमानों का है, वैसे ही बाइबल ईसाइयों का। और यूरोप में कौन लोग रहते हैं? ईसाई। ईसाइयों के प्रसिद्ध ग्रंथ बाइबल में के प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट की बुक, ओल्ड टेस्टामेंट लिखा हुआ है, बुक का नाम है कि बुक ऑफ जेनेसिस, ये भी आएगा। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक का नाम क्या है? बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार शब्द का उल्लेख है, शिमार शब्द। और शिमार का मतलब क्या है? सुमेर, ईंटों से बने शहरों की भूमि है। तो उनके धार्मिक ग्रंथ में इस सभ्यता का नाम है शिमार। भाई सुमेर था, जिसे सुमेरी भी बोलते हैं और अब मेसोपोटामिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यूरोप के लोग इस सभ्यता का अध्ययन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार शब्द का उल्लेख है, जो कि जिसका अर्थ है मेसोपोटामिया या ईंटों से बने शहरों की भूमि। अब भाई पढ़ेंगे भूगोल। भाई ज्योग्राफी, भूगोल क्या होता है? देखो, आपने कक्षा 9th में भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है ना, पश्चिम में लक्षद्वीप है, पश्चिम में आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान। पूरब में आपके पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश। तो भूगोल मतलब होता है बच्चों कि उसकी बनावट कैसी है, मेसोपोटामिया कंट्री की बनावट, फिगर कैसी है। भूगोल मतलब उसकी ज़मीन की आकृति कैसी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, यानी कि शहर का भूगोल, कैसी बनावट है। तो बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया आपको। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इराक एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। हमारा भारत भी भौगोलिक विविधता वाला देश है। इराक एक भौगोलिक विविधता वाला देश है, यानी बहुत अलग अलगपन है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं नहीं है, कहीं घास के मैदान है, कहीं नहीं है। तो भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये मैप है, एक तरीके से गोल मैप नहीं होता। ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। क्लियर है? ये होता है पूर्वोत्तर, उत्तर भी मिक्स हो रहा और पूरब भी। तो इस भाग की बात कर रहे हैं, पूर्वोत्तर भाग की बात कर रहे हैं। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। किसके? घास के, पेड़ पौधों के हरे भरे मैदान हैं, ऊंचे नीचे, यानी प्लेन भूमि नहीं है। जैसे दिल्ली में प्लेन भूमि है, पहाड़ों में देखा, हमारे जम्मू कश्मीर या हिमाचल में ऊबड़ खाबड़ भूमि है। यहाँ पर स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भाग में। और इराक में भी माने जाएंगे भाई। यहाँ पे स्वच्छ झरने पानी के और जंगली फूल हैं। इराक में फसलों के लिए अच्छी बारिश होती है। यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है। पुराने ज़माने में खेती बारिश से करते थे, बारिश के पानी से। तो इराक में फसलों के लिए अच्छी बारिश होती है। ये पॉइंट ऐसे के ऐसे वीडियो पॉज करके लिखो। आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको और कहीं से नोट्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं से भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये लिख लोगे बेटा, ये मेरी गारंटी है। और फर्स्ट टर्म अगर 40 नंबर का होगा, 40 में 40 लाने की गारंटी है मेरी, अगर आप ठीक से पढ़ोगे, मेरे वीडियो को ध्यान से देखोगे। ठीक है? यहाँ पे 7000 से 6000 ईसा पूर्व। अब देखो 7000 से 6000, तो 7000 छोटा 6000 से इनके बीच का टाइम कितना? 1000 ईसा पूर्व। यानी 1000 ईसा पूर्व के बीच खेती का कार्य शुरू हो गया। 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती का कार्य कहाँ शुरू हुआ? मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में, इराक के पूर्वोत्तर भाग में। अब एक आता है स्टेपी किसे कहते हैं, प्रश्न आ रखा है पहले भी। बड़े बड़े घास के मैदानों को स्टेपी बोलते हैं। बड़े बड़े घास के मैदानों को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेपी। स्टेपी बड़े बड़े घास के मैदानों को बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान भी थे जिन्हें स्टेपी कहते हैं। यहाँ खेती कम, पशुपालन ज़्यादा। भाई खेती कम क्यों? लोग कम हैं, जानवर ज़्यादा हैं, जानवरों को मारा, दूध लिया, मांस लिया और काम चलता रहा। तो यहाँ पर खेती कम। ये आएगा कि मेसोपोटामिया में खेती कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या बहुत कम है। हमने पढ़ लिया पूर्वोत्तर के बारे में। पूरब, पूरब कहाँ है बेटा? ये देखो, ये वाला भाग पूर्व है, ये पश्चिम है, ये ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। तो इसके पूरब में दजला की सहायक नदियाँ हैं। 2 ही नदियाँ बड़ी फेमस है। अगर परीक्षा में आता है कितनी नदियाँ हैं? दजला और फरात। तो पूरब में दजला इसकी सहायक नदियाँ हैं।
मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तान है। दक्षिणी भाग क्या है? रेगिस्तान। उत्तर के बारे में पढ़ लिया, ऊंच नीचे मैदान। पूरब के बारे में यहाँ पे दजला की नदियाँ हैं। और दक्षिण भाई रेगिस्तान, दक्षिण भाग रेगिस्तान है। और सबसे खास बात है, यहाँ सर्वप्रथम शहरों व लेखन प्रणाली का विकास हुआ। यानी दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले शहर बने और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस भाग में? दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? बेबीलोनिया बोलते हैं। तो बेबीलोनिया में ही सबसे पहले शहरों व लेखन प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है बच्चों। फरात नदी रेगिस्तान में, दजला के बारे में पढ़ लिया। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है। तो दक्षिण में कौन सी नदी है? फरात नदी। और यहाँ पे किस किस की फसल उगाते हैं बेटा? यहाँ पे गेहूँ, जौ, मटर या मसूर की खेती। गेहूँ, जौ, मटर या मसूर की खेती होती है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में मांस, दूध, नदियों में बहुत सारी मछलियाँ हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं? दजला, फरात। गर्मियों में खजूर मिलता है। भाई खजूर आता है ना, खाड़ी देशों से आता है। आप कभी लेने जाओगे मार्केट वाले से पूछना किस देश में खजूर उगते हैं, इराक का नाम लेगा, ईरान का नाम लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे खाने पीने का बता दिया मैंने। ये पूरा आपने क्या पढ़ा? भूगोल। जैसे इंडिया में लोग, साउथ के लोग सांभर वड़ा खाते हैं, नॉर्थ इंडिया की रोटी वगैरह, गोलगप्पे वगैरह खाते हैं। तो ये भूगोल है उसके बारे में। बहुत ही आसान शब्दों में समझाया बच्चों, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब जो टॉपिक है बेटा, शहरीकरण। शहर कैसे बनता है? आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ था शहर कम थे, गांव ज़्यादा थे। आपको ये भी बताना चाहूँगा मैं कि क्या था बेटा, शहर हमारा दिल्ली 1911-12 में राजधानी बनी। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। शहरीकरण का महत्व, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसे शहर कहते हैं। दिल्ली शहर है, क्यों है? क्योंकि जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसे शहर कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे, जब किसी अर्थव्यवस्था में, ये पॉइंट समझ जाओगे तो शहर की डेफिनेशन कभी भूलोगे नहीं। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त, यानी खाद्य उत्पादन क्या होता है? खेती बाड़ी के अतिरिक्त। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप विकसित होने लगते हैं। अन्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या होगा? दुकानदार भाई सामान ले जाने का, कुछ बेचने का, कुछ टोकरी बनाने का, अचार बनाने का, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित कामकाज। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप विकसित होने लगते हैं, तब किसी एक जगह पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व मतलब जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। यानी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है। और आपको पहले बता रखा है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं शहर, तो शहर बन गया, जनसंख्या बढ़ी तो शहर कैसे बनता है? जहाँ पे खाद्य उत्पादन के अलावा और अन्य गतिविधि, लिख सकते हो व्यापार, ठीक है, और कोई काम, फैक्ट्री में सामान बनाना, ये सब वहाँ शहर बन जाता है। और एक और चीज़ शहरों की खास बात है, शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। यानी कि ये नहीं कि एक बंदा ऑफिस भी जा रहा है, ठीक है, एक बंदा ऑफिस भी जा रहा है, खेती भी कर रहा है, रोटी भी बना रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, गाड़ी बना भी रहा है, नहीं हो सकता ना। एक बंदा एक ही काम करेगा। अगर अध्यापक है तो पढ़ाने जाएगा, ठीक है, कपड़े थोड़ी ना सिलाई करेगा वो। तो नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मान लो हमें घर बनवाना है, ठीक है, तो हम मिस्त्री को बुलाएंगे, है ना, मजदूर को बुलवाएंगे। तो नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उनमें आपस में लेन देन होता है, काम का और सेवाओं का। सेवाओं का लेन देन कैसे? मिस्त्री आया, उसने घर बनाया, फिर आप पैसे दोगे उसको, तो वस्तुओं सेवाओं का लेन देन होता है। जैसे उदाहरण भी दिया हुआ बेटा मैंने, जैसे पत्थर की मुद्रा बनाने हेतु कांसे के औजार की आवश्यकता पड़ती है। पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए कांसे एक औजार है, और ठीक है, और औजार बनाने के लिए धातु की आवश्यकता पड़ती है, और धातु कोई और ला के देगा। तो वही है कि एक काम को एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, तो आत्मनिर्भर नहीं होते, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, पहले ये बता दूं फिर बताऊंगा ऊपर वाला। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। यानी शहरी जीवन की खास बात क्या है? श्रम विभाजन, मेहनत का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी मजदूरी, मेहनत का बंटवारा, कि टीचर पढ़ाएगा,
ठीक है, मिस्त्री घर बनाएगा, रिक्शे वाला रिक्शे की सवारी ढोएगा। तो श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। ये प्रश्न आएगा कि मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की विशेषता क्या है? श्रम विभाजन, और हमारे देश में भी है। अब है तांबे वाले की बात करते हैं। तो तांबा एक धातु है, कांसा, जो तांबे और टीन से मिलकर बनता है। ये आएगा कांसा किससे बनता है? कांसा एक धातु है, कांसे के औजार बनाते हैं। तो कांसा तांबा और टीन को मिलाकर बनता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युग यानी जिस युग में कांसे की चीज़ों का बहुत प्रयोग हुआ उसे कांस्य युग बोलते हैं। 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण हुआ। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन। इस सभ्यता में किस धातु का प्रयोग हुआ? कांसे का। एक टॉपिक और करते हैं बेटा हम, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी पार्ट लाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं 11th क्लास की हिस्ट्री ऐसे रटवा दूंगा कि आप कोई भी प्रश्न आपसे पूछे आपके मुंह से तुरंत आंसर आएगा, और इतने आसान तरीके से कि आपको लगेगा ही नहीं आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लगेगा हिंदी पढ़ रहे हैं हम। शहरों में माल की आवाजाही, भाई शहर बना लिया आपने। शहर कैसे बने? अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा हों खेती के अलावा, वहाँ पे लोग बस जाते हैं, शहर बन जाता है। अब शहर बन गया, कारखाना खोल दिया, भाई माल कहीं से ले आना पड़ेगा और वो बना हुआ माल कहीं बेचना पड़ेगा, है कि नहीं? आपने कोई काम खोला, भाई कोई चीज़ बना रहे हो तो माल को बाहर बेचना भी तो है, उसके लिए शहर में माल की आवाजाही। ये टॉपिक है आपका, बुक में निकालोगे तो मिल जाएगा। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन में तो बहुत अमीर था, आपको बताया मैंने। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन में बहुत अमीर था। तो बेटा आपने पहले पढ़ा कि मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन में तो बहुत रईस था, परंतु वहाँ पे खनिज कम थे। खनिज मतलब भाई जैसे कि धातु, कांसा की बात ही कर लेते हैं हम। धातु, पत्थर, औजार बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है मशीन बनाने के लिए, वो बहुत कम थे। वहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी थी। भाई यहाँ पे इराकी खजूर और पोलपार पेड़ों की लकड़ी थी, जो कि गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। क्यों? बहुत मुलायम थी, हल्की थी, कुछ भी कह सकते हैं, इससे चीज़ें नहीं बन सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, मेन पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस बेटा, कि मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, रंगा नहीं रांगा है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ रांगा, ऐसे लिखते हैं। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, ये सब धातु हैं, सोना, चांदी, सीपी, और विभिन्न किस्म के पत्थरों को तुर्की, अब किन किन देशों से मंगवाते थे? तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से। तो इन देशों से उन्होंने क्या मंगवाया बेटा? ये महत्वपूर्ण परीक्षा में आएगा। तांबा, रांगा, लकड़ी भी, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न किस्म के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। बदले में क्या देते होंगे? बदले में कपड़ा और कृषि उत्पाद का निर्यात। निर्यात मतलब बाहर भेजना, बेचना। तो इनसे ये मंगवाते थे और ये बेचते थे। और व्यापार करने के लिए हर इंसान, तो मैंने वही बताया कि हर इंसान तो व्यापार कर नहीं सकता, एक मास्टर पढ़ाएगा कि व्यापार करेगा। तो इस व्यापार के लिए सामाजिक संगठन स्थापित किए। क्या किए? सामाजिक संगठन स्थापित किए। कुशल परिवहन के लिए जलमार्ग का। अब भाई देखो, आप इराक से मतलब ईरान से कहीं और चीज़ मंगवा रहे हो, अगर आप जानवरों पे ले जाओगे, रास्ते में जानवरों को भूख लगेगी, कोई रास्ते में जानवर मर गया, और जानवर पे कितना लाद के ले जाओगे भाई? 50 किलो, 100 किलो, 1000 किलो तो पॉसिबल नहीं है। तो कुशल परिवहन के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया, यानी पानी वाले मार्ग का प्रयोग किया, जल मार्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है, कुशल परिवहन, परिवहन होता है आने जाने का साधन। तो यहाँ व्यापार कैसे करते थे बच्चों? ये जल मार्ग का प्रयोग करके करते थे। ठीक है, और प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें, प्राकृतिक जल धाराएँ, नहरें होती है ना, नहरें, पानी की नहरें और प्राकृतिक जल धाराएँ छोटी बड़ी बस्तियों के लिए माल की आवाजाही का अच्छा मार्ग था। यानी जैसे सड़कें बनी हुई इंडिया में हर जगह जगह, वैसे पहले नहरें और प्राकृतिक जल धाराओं से बस्तियों के बीच, यानी कि माल मंगवा लिया मेसोपोटामिया में, भाई यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ से यहाँ भेजना है। जैसे कि इंडिया माल आ गया, वैक्सीन आ गई कोरोना की, अब यूपी, दिल्ली, बिहार, पंजाब यहाँ भेजना है। तो हम तो भाई एरोप्लेन से भेज देते हैं, आजकल एरोप्लेन का आविष्कार हो चुका है ना, वहाँ उस समय नहीं था। तो प्राकृतिक जल धाराएँ और नहरों से माल को यहाँ वहाँ भेजा जाता था। चैप्टर इंटरेस्टिंग है बेटा, मुश्किल नहीं लग रहा होगा मुझे पता है, जब बुक खोलोगे तो डर लगेगा, लेकिन जब ये वीडियो देख लोगे तो चैप्टर बहुत आसान लगेगा।
ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस समय, जो भी देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक और कमेंट भी करें कि भाई अच्छी लगी सर, और अच्छा करो, जो भी आपके मन में हो, हम और बेहतर करेंगे अपनी वीडियो को। ठीक है, ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आएंगे। तब तक के लिए NB ई-लर्निंग, क्या है बेटा, NB ई-लर्निंग देखते रहिए और सीखते रहिए, 11th क्लास की पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।